हेलो फ्रेंड्स, आज है 5 मई 2020 और आज के करंट अफेयर टॉपिक्स आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भारत मार्केट, दूसरा है बॉबल, तीसरा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और चौथा है मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक है, तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आज का ये आपका बॉबल है, उसके अलावा मैग्नेटोस्फेयर है। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, बट हाँ, इन पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी भी आप नॉलेज में रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये भारत मार्केट फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि है क्या ये, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो बिज़नेस को इम्पैक्ट हुआ है, उसके बाद लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं किस तरीके से इस इम्पैक्ट को कम किया जाए, और जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम कैसे काम करें कि इस इम्पैक्ट को कम से कम किया जाए और अपने बिज़नेस को तेज़ी से बढ़ाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भारत मार्केट क्या है। भारत मार्केट में क्या है कि हमारे देश के जितने भी बड़े व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका एक यूनियन है, यूनियन कह लीजिए, या उनका एक ग्रुप है। उस ग्रुप को कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स। क्या कहते हैं? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स। इसे आप याद रखिएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स के अंतर्गत जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उन्होंने ये तय किया है कि जो भी रिटेलर्स हैं, यानी जो खुदरा सामान बेचते हैं, या होलसेल रिटेलर हैं जो एक साथ थोक में सामान बेचते हैं, यानी थोक में सामान बेचने वाले भी और जो आपके खुदरा व्यापारी हैं वो भी, इन सब को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और इन सब का जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं, जो भी ये दूसरे लोग प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। जैसे खुदरा व्यापारी कौन होता है? ये जो दुकानदार होते हैं, ये छोटे मोटे दुकानदार, ये इनको हम रिटेलर कहते हैं। और बड़े रिटेलर होते हैं होलसेल वाले, जो कि ये एक साथ थोक में सामान देते हैं और जिसको कि आगे चल के खुदरा व्यापारी बेचते हैं। तो इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे ला के ये करने की कोशिश की जा रही है कि एक पूरा का पूरा हम सिस्टम बनाएंगे। एक वेबसाइट होगी, ठीक है, एक पूरा सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम को कहाँ रखेंगे? एक वेबसाइट पे, वेबसाइट के फॉर्म में आपके सामने रख देंगे। अब वहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट आप इंटरनेट पे जो आप देखते हो, कोई पेज खोलते हो, कोई किसी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे गए या यूपीएससी की वेबसाइट पे गए, वो वेबसाइट ही होती हैं। तो वहाँ पर जो वेबसाइट्स होती हैं, वैसी ही वेबसाइट ये भारत मार्केट के नाम से बनाएंगे। कौन? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, यानी भारत के जितने भी व्यापारी हैं वो मिल करके, इनका व्यापारियों का समूह मिल करके इसका निर्माण करेगा, इस वेबसाइट का। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि छोटे व्यापारी हों चाहे बड़े व्यापारी हों, इन सभी को अपना सामान जहाँ से उनको मिलता है, जहाँ से वो पैदा होता है, और उसके बाद ये लेकर आते हैं अपने यहाँ, उसके बाद यहाँ से फिर ये कंज्यूमर तक, यानी ग्राहक तक कैसे पहुँचाते हैं, उसकी पूरी एक सप्लाई चेन होती है। ठीक है, जैसे जैसे जिस स्टेप से सामान पार होता है, जैसे पहले मेरे यहाँ बना, बनने के बाद कोई आया इसको लेने, फिर वो मार्केट में बांट कर आया। ठीक है, बिस्किट बनाता हूँ मैं, अगर बिस्किट अगर सपोज मैं बना रहा हूँ, तो बिस्किट मैंने अपने घर पे बनाया, लोग लेने आए, लेने के बाद पूरे मार्केट में बांटा गया, जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको बांटा गया, फिर वहाँ से आपने ख़रीदा, दूसरे ग्राहकों ने हमारे ख़रीदा। तो ये पूरी एक सप्लाई चेन है। मेरे पास से जो बिचौलिया व्यापारी आता है, उसके बाद बिचौलिए के बाद जो असली व्यापारी आता है, उस व्यापारी के बाद जो थोक व्यापारी के बाद जो कि खुदरा व्यापारी आते हैं वो आते हैं, फिर वहाँ से वो जाता है। तो इन सभी को एक कनेक्शन के साथ जोड़ दिया जाए कि हाँ भाई, सामान अवेलेबल है कि नहीं है, सही से इन्फॉर्मेशन समय पे मिल जाए कि हाँ भाई अब सामान आ गया है, ले आओ। और किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आए तो इंटरनेट पे ही, वेब पेज पे ही वो देख सकें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट पे ही पता कर सकें। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऑटोमेट करने जा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाए। अगर आपका इंटरनेट पे आ गया, पोर्टल बन गया, तो वहाँ पे वो अपने आप सारा का सारा एक रूट, एक पूरी सप्लाई चेन बना देंगे वो, और पूरी सप्लाई चेन में सामान आराम से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अभी आप इंटरनेट पे हो, आपके पास मैसेजेस भी आएंगे। आप ऐसा भी उसमें सिस्टम में होगा कि हाँ, अगर एक जगह से माल निकल गया है जहाँ से मुझे लेना था, तो मैसेज आ गया, हाँ जी हो गया, रेडी है। उसके बाद यहाँ, तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे आ गया कि हाँ भाई, हाँ ये तो इनके पास पहुँच गया, रिसीट आ गई। तो ऐसे क्या होगा कि ये थोड़ा सा घर बैठे बैठे ही जो काम में दूर जाके करना होता था, फ़ोन करके 50 बार करना होता था, वो थोड़ा कंसाइज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए भारत मार्केट के नाम से एक पोर्टल ये बनाना चाहते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स। तो पूरी सप्लाई चेन को ये मेंटेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए जब मार्केट खुल जाएगा तब। और इसको मेंटेन कौन करेगा? यही ट्रेडर्स ही करेंगे। इसमें भारत सरकार का या सरकार का कोई हस्तक्षेप अभी तक की ऐसी कोई बात नहीं आ रही है कि उसमें कितना हस्तक्षेप होगा, क्या करेगी, ये अपना इनका ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही है, भारत मार्केट का इतना ही सिग्निफिकेंस है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है बॉबल, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है हमारी, हमारा जो भारत है उसका कुछ नीचे वाला जो शेप है, जो शेप होता है वो कुछ ऐसे करके यहाँ पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे जो चक्रवात बनते हैं, यहाँ जो मानसून आता है, उन सब को स्टडी करने के लिए भारत की एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर का है,
और यूके जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया, उसको याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया और भारत का IISc बेंगलोर, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक इनिशिएटिव लिया है, एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ये जानने के लिए कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बनते हैं, जो मानसून आता है, उसका नेचर क्या है, उसकी पूरी कार्यप्रणाली क्या है, उसको और गहराई से स्टडी करेंगे ताकि पहले से ही वो साइक्लोन की बहुत पहले से और बहुत ही सही सटीक जानकारी वो दे सकें, इससे पहले कि साइक्लोन आए, इससे पहले कि झंझावात आए, कुछ भी आए, उन सब की सही जानकारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए हमारा जो मौसम विभाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल हो पाए, क्षमतावान हो पाए। इसीलिए जो हमारा IISc बेंगलोर है और यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया है, इन्होंने हाथ मिलाया और ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें एक तो ये हो गया, इसका जीके का पोर्शन हो गया कि क्या होता है, कौन कौन शामिल है और क्या नाम है। इतना आपके जो प्री एग्ज़ाम होता है जिसमें आपसे गोले काले करवाए जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ पूछी जा सकती है। लेकिन ये एक, इसके अलावा ये एक जो है जियोग्राफी का भी टॉपिक है, जहाँ पे आप मानसून को स्टडी करते हैं, मानसून के बारे में जानते हैं, मानसून पे किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अब ये लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिन चीज़ों का मानसून पे इम्पैक्ट होता है उन्हीं को तो स्टडी करेंगे और गहराई से, और उसमें चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए सिंस ये इंडिया ने यूके के साथ मिलकर के, एक बड़े देश के साथ मिल, एक बड़े ग्रुप के साथ मिलकर के ऐसा किया है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको समझें कि मानसून क्या होता है और मानसून पे किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वो जा कर के वो पोर्शन आप अपने ज्योग्राफी से आप पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी में ही 7th या 8th की बुक में होगा, NCERT की बुक में, या फिर किसी भी छोटे बच्चे की किताब जो कि 7th या 8th में पढ़ रहा हो, उससे आप ज्योग्राफी लेके आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मानसून को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। वो रिटन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हो गया इस बार, क्योंकि इंडिया ने हाथ मिलाया यूके के साथ इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। तो ये तो जनरल नॉलेज का पोर्शन हो गया, किसके साथ मिलाया, सिंपल जनरल नॉलेज हो गई, इसका इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंस किस चीज़ का हो गया कि उस फैक्टर को स्टडी किया जा रहा है, उन कारकों का अध्ययन किया जाएगा जिसकी वजह से मानसून आता है, मानसून में जो चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, किस चीज़ के कम हो जाने पे मानसून कमज़ोर हो जाएगा और किस चीज़ के ज़्यादा होने पर मानसून ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, या किन 4 चीज़ों का फ़र्क पड़ता है मानसून। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तीसरा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था अब नहीं रह गई है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है अभी के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट अभी के लिए हो सकती है, वो यही है कि इसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो 2014 के बाद, जब से वो पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से अब पहली बार इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इसकी मीटिंग में ये पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। और कैसे भाग लेंगे, वही वर्चुअल मीटिंग, जैसे हम बात करते हैं इस पर आपके व्हाट्सएप पे, या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है या कोई एप्लीकेशन ऐसी आती है जिसके थ्रू आप मीटिंग कर सकते हो, कई लोग एक साथ मिलकर मीटिंग कर सकते हो, ऐसे बहुत से एप्लीकेशन आते हैं। तो उसी तरह का एप्लीकेशन का यूज़ करके ये लोग भी आपस में मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े देशों के नेता इस समय। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये भारत में प्रधानमंत्री जो है 2014 के बाद बनने के बाद सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले किसने पार्टिसिपेट किया था? इससे पहले 2012 में जो हमारे मनमोहन सिंह हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जा नहीं रहे थे, उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट जाया करते थे हमारे इंडिया के, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रही है, कौन इसको होस्ट कर रहा है, कौन इसका लीडर है इस समय? इसका लीडर है इस समय अज़रबैजान, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस एग्ज़ाम के लिए, फ़िलहाल के लिए। ये कहाँ पे हो रही थी, ये किसने लीड किया इसको? तो ये अज़रबैजान ने किया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी उनके पर्सनली ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2012 के बाद 2019 से पहले, 2020 से पहले किस प्रधानमंत्री ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और किस सन में? तो मनमोहन सिंह ने 2012 में किया था। वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है। पहले तो आप एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग ले लो कि नॉन अलाइनमेंट होता क्या है। सपोज करो कि आपके 2 पड़ोसी हैं, एक ये पड़ोसी एक दूसरा पड़ोसी, दोनों के बीच में झगड़ा चलता है। ये भी अपना हाल आपको बताता है, वो भी अपना हाल आपको बताता है। आप क्या कहते हो कि ठीक है, सुन दोनों की लेते हो, लेकिन घर में आकर के क्या बात करते हो
कि देखो ये दोनों की लड़ाइयाँ, ये जो भी हैं, ये ठीक नहीं है, ये एक तरीके की कलह है जो कि शांति भंग करती है हमारी कॉलोनी की, हमारे आसपास रहने वाले लोगों की। इसलिए ये कहते कुछ हो हम सुन कुछ लें, वो कहता कुछ हो हम सुन कुछ लें, लेकिन इन दोनों में से किसी का साथ हम नहीं देंगे। अगर साथ देंगे तो झगड़े को बढ़ावा मिल सकता है, अगर हम इन दोनों का साथ नहीं देंगे तो क्या होगा, झगड़े को बढ़ावा नहीं मिलेगा और ये खुद एक दिन समझ जाएंगे कि हमारी बस अपनी ही आपस की तू मैं है, कोई हमारा साथ नहीं देने वाला। तो यही तरीका अपनाया था भारत ने जब 1950 के बाद, जब नए नए देश आज़ाद होने शुरू हुए थे। भारत 47 में आज़ाद हुआ, उसके अलावा भी बहुत से देश आज़ाद होने शुरू हुए। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ग्रुप बन गए थे पूरी दुनिया में। एक ग्रुप था जो कि अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा जिसका नेता जो है यूएसए था, और दूसरा ग्रुप था सोवियत यूनियन जो कि आज रशिया कहा जाता है। तो इन दोनों ग्रुपों में कुछ देश शामिल हो गए, ठीक है। जो कमज़ोर देश थे, जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे शामिल कर लिया। इसी तरीके से कुछ ऐसे देश थे जो कि थोड़े ठीक ठाक थे, या फिर जिनको अमेरिका पैसे देकर या जैसे भी या किसी भी तरह की हेल्प करके, जिसको ये अपनी ओर खींच पाए हेल्प के दोस्ती के नज़रिए से, या फिर भौगोलिक कारक भी बहुत होते हैं। जैसे जो एरिया उससे सटा हुआ है यूएस से, वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है इसमें शामिल हो गए, यूएसए के साथ शामिल हो गए, जिसको जो है जो राइटिस्ट विंग कहा जाता है, राइट विंग का जो ग्रुप था वो ये था। दूसरा था सोवियत, ये सोशलिस्ट का विंग कहा जाता है, यानी सामाजिक लोगों का ग्रुप कहा जाता था ये। तो सोवियत संघ वाले जो आसपास के एरिया थे उन लोगों को अपनी ओर मिला लिया, उसके अलावा दूर दराज के देशों को जिनको हेल्प की वो मिल गए। लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ देशों ने देखा, जैसे भारत ने देखा कि यार इस तरीके से अगर ये सपोर्ट करते रहेंगे एक दूसरे को, तो एक दिन ऐसा ना हो कि इनकी आवाज़, जब इनको लगे कि आज तो हमारे साथ बहुत लोग हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि इनको दबा दिया जाए दूसरे वालों को। तो कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तो निकले हैं, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर फटाफट हो ना जाए। इस वजह से भारत के साथ 4 और कंट्रीज़ थी। आप उन चारों के नाम नोट कीजिएगा, भारत का भी नाम नोट कीजिएगा, ठीक है। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़ा नाम थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए, वो लीडर थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की लीडरशिप उन्होंने ली थी, ठीक है। उसके अलावा 4 और कंट्रीज़ थी। उन 4 कंट्रीज़ और उनके जो नेता थे उनके नाम आप याद रखिएगा। पूछे तो नहीं जा सकते, लेकिन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय ये न्यूज़ में है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड चीज़ पूछी जाए, ठीक है। तो भारत ने क्या किया और उन 4 देशों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसे अगर हम सब मिलकर इनको सपोर्ट देते रहे तो दिक्कत हो जाएगी। किसी एक को ये कॉन्फिडेंस हो गया या दोनों को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारे सपोर्ट में बहुत लोग हैं, तो ये लड़ लेंगे। इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, हम ना तो इनका साथ देंगे ना इनका साथ देंगे। कुछ ऐसे देशों का ग्रुप बनाओ जो दोनों में से किसी के साथ नहीं है, और उनकी ये जो युद्ध को बढ़ावा देने वाली या फिर ऐसी बातें जो कि शांति को भंग करती हैं विश्व की, उन बातों को सपोर्ट नहीं करेंगे हम, दोनों की ही। और उन दोनों से ही हम अच्छी चीज़ों में सहयोग की अपेक्षा रखेंगे और उन्हें अच्छी चीज़ों में सहयोग भी करेंगे। तो ऐसा एक ग्रुप बनाया देशों का। आज इस ग्रुप में करीब 120 से भी ऊपर देश हैं, 120 प्लस देश हैं, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेकिन उस समय इसका पर्पस जो बनाया था, उस मेन पर्पस जो था वो यही था कि इन बड़े देशों को, बड़ी शक्तियों को आपस में फिर से टकराने से रोक दिया जाए, ठीक है। ये है। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे, मैग्नेटोस्फीयर क्या है। ये है हमारी अर्थ। अर्थ के चारों, अर्थ के अंदर एक चुंबक है, और ये चुंबक कैसे बन गई अर्थ के अंदर। अर्थ खुद एक चुंबक है एक्चुअली। अर्थ के अंदर क्या है कि पिघला हुआ लोहा घूम रहा है चारों तरफ। जो लावा है, लावा के साथ वो पिघला हुआ लोहा चारों तरफ घूम रहा है, और लोहा, निकेल, बहुत से एलिमेंट्स हैं। और आप जानते हो कि लोहा क्या है, एक तरह का चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका जो मूवमेंट होता है और धरती का अपना जो मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से इसके अंदर एक चुंबकीय गुण होता है धरती के अंदर। ये पूरा कैसे होता है ये विज्ञान में जाकर आप पढ़ लीजिएगा, उतना डिटेल में डिस्क्राइब करने की मेरे पास अभी समय नहीं है, और उसको आप जाके पढ़ लीजिएगा। 12th क्लास की जो साइंस की बुक आती है उसमें बताया गया है मैग्नेटिज्म के बारे में। थोड़ा सा जाके पढ़ लीजिएगा या गूगल पे जाकर पढ़ लीजिएगा कि अर्थ एक मैग्नेट कैसे बनती है, कैसे अर्थ एक मैग्नेट है, ठीक है। इसमें कैसा है, मैग्नेटिज्म का गुण कैसे है। तो अर्थ में क्या है कि एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ये नॉर्थ और साउथ जहाँ पे हैं, इसके ठीक उल्टा, नॉर्थ और साउथ, धरती का जो नॉर्थ और साउथ है उसके ठीक उल्टा, जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ और जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ, एक चुंबक इस तरीके से, मतलब धरती की जो चुंबक है उसके ध्रुव, जो उसके पोल्स हैं, वो धरती के नॉर्थ और साउथ पोल से बिल्कुल उल्टे हैं। तो ये जो पोल्स हैं, ये नॉर्थ और साउथ, ये जो है चुंबक के पोल हैं जो धरती को चुंबक बना रही है। धरती का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका चुंबक, जो फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेट बन रहा है जिसके धरती के अंदर, उसका ये नॉर्थ और साउथ पोल है। अब अगर कभी आपने कॉलेज टाइम में खींची हो मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे आप कभी जाते होगे तो चुंबकीय बल रेखाएं एक्सपेरिमेंट करते होगे अपने लैब में, तो आप कुछ इस तरह की रेखाएं जो है ऐसे बनाते होगे,
अपने आप ही कई बार बना दिया करते थे, टीचर पकड़ लिया करते थे कई बार। तो ऐसे करके जो है चुंबकीय बल रेखाएं कुछ होती हैं। तो अभी क्या है कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को तो ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ बना दीजिए धरती के अंदर एक चुंबक है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे चुंबक है और यहाँ पे क्या है, सन, ये रहा सन। ये धरती का सन के सामने वाला एरिया है और ये धरती का सन के पीछे वाला एरिया है। अब होता क्या है कि धरती का जो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सन से भी क्या होती हैं, सन की तरफ से यानी सूरज की तरफ से भी चुंबकीय जो है विकिरण आता है। जो चुंबक होता है, मैग्नेटिक आंधियाँ आती हैं वहाँ से। वो जो मैग्नेटिक आंधियाँ हैं, जो सोलर विंड्स हैं, उसमें चुंबकीय तत्व होते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय गुण होता है, जिसकी वजह से जो हमारी धरती का चुंबक है, इस चुंबक से आके ये टकराता है। अगर हमारे धरती के चारों तरफ ये मैग्नेटिक स्फीयर ना हो तो हमारे यहाँ पे जितने सैटेलाइट उड़ रहे हैं, जितना कम्युनिकेशन हमारा नेटवर्क है, ये जो इंटरनेट पे सब कुछ चल रहा है, सब ध्वस्त हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यही जा करके सामने से आने वाली सन की मैग्नेटिज्म को रोकता है, ठीक है। अब सामने से कोई चीज़ आ रही है और आप उसको दबा रहे हो तो सीधी सी बात है, थोड़ा तो आपका जोर कम हो जाएगा और थोड़ा तो वो ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। इसलिए यहाँ पर सन के साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है धरती का, वो थोड़ा सा दब जाता है, ठीक है। और जहाँ पे ये मैक्सिमम दूरी तक जाता है मैग्नेटिक फील्ड सूरज की तरफ, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटोपॉज। मैग्नेटोपॉज, ये लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है इंटरव्यूज़ में। इसको कहते हैं मैग्नेटोपॉज, जहाँ तक मैक्सिमम दूरी तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। और पीछे जब हम जाते हैं सन के अर्थ के, तो अर्थ के पीछे तो सन का कुछ पड़ ही नहीं रहा, उधर से विकिरण आ नहीं रही, पीछे से आ नहीं रही, तो ये जो है पीछे काफ़ी लंबा होता है। यहाँ पे जो दूरी होती है वो धरती की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, उससे करीब 6 गुना तक होती है, 6 टाइम्स। मतलब धरती की जितनी त्रिज्या है उसकी 6 गुना दूरी तक की ये दूरी होती है। लेकिन पीछे 1000 गुना तक दूरी होती है, जहाँ तक ये चुंबकीय क्षेत्र, धरती का चुंबकीय क्षेत्र फैला होता है। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई क्षेत्र और आके इसको दबा नहीं रहा। भाई सन तो ऑब्वियसली बहुत ताकतवर है हमारी धरती से, उसकी विकिरण भी हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो ये दबा लेता है इधर, ठीक है। अगर ये ना हो मैग्नेटिक फील्ड हमारे इसके आसपास, तो हमारी बैंड बच जाए, ठीक है। तो सारा का सारा कम्युनिकेशन इससे इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसी चीज़ पे अभी आजकल स्टडी चल रही है, ठीक है। तो वो स्टडी कौन कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मैग्नेटोस्फीयर पे स्टडी कर रहा है, इन्हीं चीज़ों के इम्पैक्ट को देखने के लिए कि कितना इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैग्नेटिज्म है, ये कहाँ पे है, नवी मुंबई में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि नवी मुंबई में इसका कार्यालय है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म का। और जियोमैग्नेटिज्म आप समझ गए, ठीक है। पीछे जो मैंने अभी अर्थ के पीछे जो मैंने दिखाई थी टेल की, बहुत लंबी जाती है, इसको हम मैग्नेटो टेल कहते हैं। वो क्या था, मैग्नेटोपॉज था, और ये जो पीछे जा रहा है वो क्या है, मैग्नेटो टेल है ये, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो याद रखिएगा, जो इंटरव्यू में या फिर आपके जो गोले काले करने वाला एग्जाम होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, खास करके मैग्नेटिज्म को लेकर के जो मैंने बताया। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटोस्फीयर को लेकर के। इससे रिटन एग्जाम में भी, साइंस के सेक्शन में, अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ रिटन एग्जाम भी होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटोस्फीयर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसे याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड लेट मी नो कि अगर मैं कुछ और इसमें ऐड कर सकता हूँ या नहीं, या फिर जितना मैं बताता हूँ उतना काफ़ी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।